हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सप्लाई। यहीं से समझ लीजिए आपका जीएसटी मेन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही आपका टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी का। जैसे अपने पहले पढ़ते थे कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, जैसे एक्साइज में पढ़ते थे टैक्सेबल इवेंट क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था। सेंट्रल एक्साइज टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चर। वैट में अपने क्या बोलते थे, टैक्सेबल इवेंट क्या होता था, सेल ऑफ गुड्स। सर्विस टैक्स में क्या होता था टैक्सेबल इवेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो ये आपका टैक्सेबल इवेंट्स होते थे पहले पुराने एक्ट में, जीएसटी के पहले। लेकिन जीएसटी में आपका टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी में, जो आपको बहुत अच्छी तरीका से इसको समझ लीजिए, आपको याद कर लेना है इसको। तो हम लोग सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लाई का डिफिनेशन। सप्लाई का डिफिनेशन एक्चुअल में है नहीं जीएसटी में, लेकिन वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अपने इसको हम लोग इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन बोल सकते हैं या कवरेज बोल सकते हैं कि सप्लाई का क्या कवरेज है जीएसटी में। तो सेक्शन 7 जो सप्लाई के बारे में बोलता है, वहां का पहला वर्ड ही स्टार्ट होता है सप्लाई इंक्लूड्स। इसका मतलब ये सब तो इंक्लूडिंग पोर्शन हुआ, लेकिन सप्लाई और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये मैंने पूरा लिख दिया है। ये सब सेक्शन जो आपका सेक्शन 7 है, ये इसका फर्स्ट नंबर पार्ट है 1, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो 1 नंबर मैंने पूरा लिख दिया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप इसका मतलब भी समझ लेंगे। पढ़ने से ही आप इसका मतलब समझ लेंगे, फिर सेकंड, फिर मैं थर्ड बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर में आपका क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal। ठीक है, तो सारा फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे इसमें एग्जांपल जैसे बता दिया है कि सच एज, जितना हो सकता था मोस्टली इसमें कवर अप हो गया। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मैक्सिमम इसमें हो गया। उसके बाद भी और भी हो सकता है। made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, in the course or furtherance of business for a consideration। तो ये मतलब आपको, ये ऐसा चीज है जिसमें बहुत डिस्प्यूट्स हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी केस जाता है। कुछ कुछ केसेस ऐसा होता है आपको लगता है कि नहीं ये बिजनेस है या ये सप्लाई है, लेकिन वो सप्लाई एक्चुअल में होता नहीं है। कुछ में आपको लगेगा ये सप्लाई नहीं है, लेकिन वो सप्लाई होता है। तो ये बताना बहुत मुश्किल चीज है। सप्लाई है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि पहला बात कि अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो क्या वो एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन है, पैसा लेन देन हो रहा है बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्या बिजनेस के कोर्स ऑफ फर्दरेंस में है। अब बिजनेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपने मैट में इसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 6-7 पॉइंट्स कवर अप होते हैं बिजनेस में। वो मैं समझता नहीं हूँ, आपको एक एक करके वो पॉइंट बताऊंगा कि ये बिजनेस का मतलब ये होता है वो होता है, लेकिन आप वो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे अपने मैट से, सीए शूट के मैट से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस मतलब क्या हुआ। वो आपको खाली उतना ही जानना है अभी। तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, गुड्स नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। गुड्स यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो आपका कस्टम्स एक्ट में कवर्ड है। तो हम लोग के जो आईजीएसटी लगते हैं, ये आपको देखिए कोई बताया चाहे नहीं बताया, मुझे बताने में बहुत अच्छा लगता है। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है, क्योंकि अब तो इंपोर्ट में और सारे चीज में बहुत सारे एक्ट्स में आपका टैक्सेस हट गया है, उसके बदले में जीएसटी आया है, तो इंपोर्ट में भी जीएसटी लगेगा। लेकिन बेसिक कस्टम्स ड्यूटी अभी भी है, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी वगैरह जैसे हट गया, जब आपको बताया था रजिस्ट्रेशन आपके पिछले क्लासेस में बताया था। तो आईजीएसटी उसमें लगेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, लेकिन कौन सा आईजीएसटी लगेगा, ये आईजीएसटी जो गवर्न होता है ये आपका
कस्टम्स के प्रोविजन से गवर्न होता है, कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन से गवर्न होता है। तो इसलिए, और ये आईजीएसटी जो था, ये आईजीएसटी ऑफ गुड्स होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ सप्लाई में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेदर और नॉट मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस के लिए ही हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर वो आपके पर्सनल यूज के लिए भी है, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस के कोर्स के लिए हो चाहे नहीं हो, वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज आपके सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट है एक्टिविटीज इन अंडर शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। ना फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट में क्या था आपका कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। यहां पर कंसीडरेशन होना जरूरी है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसीडरेशन होना जरूरी है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सेकंड, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होना चाहिए वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे नहीं हो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज सप्लाई में फॉल करेगा। थर्ड, एक्टिविटीज फॉर अंडर शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। फर्स्ट पॉइंट में आपका विद कंसीडरेशन आया था, थर्ड पॉइंट जो है आपका विदाउट कंसीडरेशन। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो हम लोग के शेड्यूल 1 में फॉल करता है, वो मैं अभी आपको शेड्यूल 1 बता रहा हूँ नेक्स्ट। तो वैसा कोई ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 1 में फॉल करता है और वो विदाउट कंसीडरेशन होगा, उसमें हम लोग का पैसे की लेन देन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी आपका शेड्यूल 1 में फॉल करेगा और वो आपका सप्लाई होगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 1 में आपको बताता हूँ, ठीक। तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन शेड्यूल 1 मेड विदाउट ए कंसीडरेशन, वो विदाउट कंसीडरेशन आपको होगा। क्या क्या एक्टिविटीज है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अगर कोई आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्पोजल कर रहे हैं कोई बिजनेस एसेट का, ठीक है, बिजनेस में जो आपके एसेट्स हैं उसको मान लीजिए कि परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर रहे हैं, जिसमें आप आईटीसी अवेल किए हैं ऑन सच एसेट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल किए हो उस एसेट में, तभी वो शेड्यूल 1 में कवर होगा। लॉ ऐसा बोलता है। लेकिन अगर आपके मान लीजिए आईटीसी आपने उसमें कवर नहीं किया तो वो शेड्यूल में नहीं कवर होगा। तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैव बीन क्लेम्ड ऑन सच एसेट्स। सेकंड केस है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ between related or distinct person as specified in section 25 and made in the course of furtherance of business. सेकंड है आपका गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या हो गया? रिलेटेड पर्सन मतलब हो गया कि जैसे दो चार केस मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक हो गया कि एक दूसरे कंपनी में कोई इन्वॉल्व, जैसे एक डायरेक्टर है वो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है और दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो वो दोनों कंपनी जो है वो रिलेटेड पर्सन हो गए, क्योंकि वो एक सेम डायरेक्टर है दोनों कंपनी में। सेकंड हो गया अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी को 25% से ज्यादा होल्ड करके रखता है, वो रिलेटेड पर्सन हो गया। अगर कोई मेरा ब्रांच ऑफिस है वो रिलेटेड पर्सन हो गया। तो ये सब है कि ये सब रिलेटेड पर्सन हो गए। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हो गया? मेरा ही अगर ऑफिस है, मेरा अगर ब्रांच है दूसरे स्टेट्स में सपोज कीजिए, और मुझे उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या जानती है कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है हर स्टेट्स में अलग अलग, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। हालांकि पर्सन सेम है लेकिन उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। When made in the course of furtherance of business, ये आपका in the course of furtherance of business होना चाहिए सप्लाई ना। अब लेकिन बोलता है कि अगर आप गिफ्ट 50,000 से कम का अगर कोई एम्प्लॉय को ट्रांसफर करता है तब वो सप्लाई नहीं होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर कोई गिफ्ट देता है एम्प्लॉय को इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में अगर वो 50,000 से कम के गिफ्ट देता है तब तो वो ठीक है, वो सप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय को अपने एक साल में गिफ्ट देता है 50,000 से ज्यादा का, तब उसमें जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर 50,000 से कम का दे रहा है तब जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका शेड्यूल 3 में भी एम्प्लॉय का सर्विसेज कवर्ड है कि सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है तो वो कवर नहीं है। 3 नंबर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करता है? कोई भी गुड्स आता है तो वो अपने एजेंट को भेज देता है कि हाँ तुम जितना माल बिक जाए ठीक है, नहीं बिकेगा तो तुम मेरे को दे देना, या माल बेचने की कोशिश करो किसी तरह से। तो वो उससे पैसा तो लेता नहीं है उस समय, कितना माल बिकेगा नहीं बिकेगा। तो
एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स बेचता है और उसके जब भी पैसा आता है तो वो उसको ट्रांसफर करते जाता है। तो पैसा तो वो उस समय उससे लेता नहीं, तो इसलिए इसमें विदाउट कंसिडरेशन बोलता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है। तो वैसा सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल ट्रांसफर कर रहा है एजेंट को, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जहां एजेंट बोलता है कि हम प्रिंसिपल के बिहाफ में बेचेंगे। सेकंड केस हो गया कि एजेंट सप्लाई कर रहा है किसको, प्रिंसिपल को, जहां पे प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट ने गुड्स रिसीव किया है। सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल ने बोला कि एजेंट को कि तुम ही मेरे बिहाफ में परचेज सेल करना है या गुड्स रिसीव करना। तो जब एजेंट गुड्स रिसीव कर रहा है और उसको वही गुड्स को प्रिंसिपल को देना है, तो वो भी आपका सप्लाई के केस में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये शेड्यूल 1 में आ गया। तो अभी एक और पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ ना। अब सेकंड नंबर पॉइंट आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपके इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे नहीं हो, वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर ये दो केस होता है, या तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से लिया गया हो, या फिर वो कोई और इस्टेब्लिशमेंट जो आउटसाइड इंडिया है उससे अगर कोई सर्विसेज लिया गया हो, ये फिर से सुन लीजिए, ऐसा कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब जो हमने इंपोर्ट किया सर्विसेज को, या तो वो रिलेटेड पर्सन से लिया गया हो या फिर वो उस इस्टेब्लिशमेंट से लिया गया हो जो इंडिया के बाहर है, मतलब मेरे उस इस्टेब्लिशमेंट से लिया गया हो जो इंडिया के बाहर है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो जो सर्विसेज होगा वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। उस केस में आपका ये शेड्यूल 1 में फॉल करेगा। तो जनरल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा, वो उसमें कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट आपका इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे नहीं हो। अगर आपका पर्सनल यूज के लिए होगा तो भी उसमें जीएसटी लगेगा, मतलब सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं रिलेटेड पर्सन से या फिर अपने इस्टेब्लिशमेंट से, कोई इस्टेब्लिशमेंट से जो इंडिया के बाहर है, वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, तो वो शेड्यूल 1 में फॉल करेगा, मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो ये शेड्यूल 1 कंप्लीट हो गया आपका। तो सप्लाई का डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया वो था आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ये आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 1A। इसमें बोलता है वेयर सर्टेन एक्टिविटीज or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or services। as specified in schedule 2। सेवन 1A में बोलता है सीधा सा बात कि कुछ एक्टिविटीज, सर्टेन एक्टिविटीज, तो कुछ एक्टिविटीज हो गया, कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो कि आपकी सप्लाई में फॉल करता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब पहले उस एक्टिविटी को या उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई में फॉल करना पड़ेगा, मतलब सेक्शन सबसेक्शन 1 में 7(1) में फॉल करना पड़ेगा, मतलब उसको सप्लाई होना पड़ेगा। सप्लाई होने के बाद में फिर उसको डिसाइड किया जाएगा कि वो आइदर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और वो किसमें दिया हुआ है, शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। तो पहले कुछ एक ट्रांजेक्शन ऐसे हैं कि जो हम लोग को समझ में नहीं आते कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। तो पहले ये चीज सेम चीज ये कवर था सेक्शन 7 में, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। 7(1) में कवर था, बाद में हटा दिया गया, न्यू सेक्शन लाया गया 7(1)A। 7(1)A में बोल दिया कि पहले आपको 7(1) के हिसाब से सप्लाई होना पड़ेगा, कुछ एक ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई होना पड़ेगा। जब वो सप्लाई हो जाएगा तब फिर हम लोग बोलेंगे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो ये जो बाइफर्केशन है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का कहाँ दिया हुआ है, वो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 2 अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन शेड्यूल 2 क्योंकि इतना बड़ा है तो वो मेरे लिए लिखना है आपको बोर्ड में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बुक से बताऊंगा, आप अपने स्टडी मेट से आप देख सकते चाहे तो कि वो सप्लाई शेड्यूल 2 में क्या बोलता है, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो शेड्यूल 2 में आपका पहला पॉइंट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में बहुत सारे केसेस है जिसमें आपका सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट है एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। अगर आप कोई गुड्स में अगर आप टाइटल को ट्रांसफ़र करते हैं, आप कोई गुड्स आप किसी को दिए और उसका टाइटल ट्रांसफ़र कर दिए, तब वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कहलाएगा। जैसे
एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू कस्टमर। शिवाजी ने क्या किया, रेडीमेड गारमेंट के अपने टाइटल को कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया और गुड्स को भी, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। सेकंड क्या है, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। मैंने राइट को ट्रांसफ़र किया गुड्स में, या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। मैंने टाइटल को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ राइट को ट्रांसफर किया। राइट ट्रांसफर करना मतलब मैंने उसको यूज़ करने के लिए दिया है कि आप यूज़ करो, लेकिन मैंने टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर नहीं किया, मतलब मैंने आपको पूरा ट्रांसफर नहीं किया गुड्स को, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। जैसे जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स सम मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स। जीनियस इक्विपमेंट ने अपनी मशीनरी को सुहासी मैन्युफैक्चरर को रेंट में दिया, भाड़े में दिया। तो क्या किया, मैंने उसको यूज़ करने के लिए दिया, लेकिन मैंने उसको ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो इसका मतलब वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। थर्ड है आपका ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपन पेमेंट ऑफ अ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। क्या हो गया इसका मतलब कि मैंने टाइटल इन गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन क्या एग्रीमेंट में कि अभी आपका वो गुड्स नहीं है, लेकिन वो टाइटल जो है वो आपको अभी पास ऑन नहीं होगा, वो फ्यूचर डेट में आपका पास ऑन हो जाएगा अपन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, जब आपका फुल कंसिडरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं, सपोज कीजिए ईएमआई बेसिस कि आप एक बार में तो पेमेंट किए नहीं, लेकिन आप पूरा पेमेंट कर देंगे तब आपका वो टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक नहीं ट्रांसफ़र टाइटल होता है तब तक इसका मतलब गुड्स किसका रहेगा, जो रियल ओनर है या जो दुकानदार है उसी का गुड्स रहता है। ये सब आप भी जानते होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया, ध्रुवा कैपिटल सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर्स। ध्रुवा कैपिटल गुड्स को सप्लाई किया हायर परचेज बेसिस में अपने कस्टमर को, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। सेकंड है ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर सप्लाई टॉयज टू रिटेलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर ने टॉय रिटेलर को ट्रांसफ़र किया सेल और रिटर्न बेसिस में, तो ये आपका हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये ट्रांसफ़र का आपका पहला केस कंप्लीट हो गया। सेकंड है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हो सकता है, एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। अगर हम कोई लीज, कोई टेनेंसी, कोई ईजमेंट या लाइसेंस अगर देते हैं लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए, तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। मैंने इसका मतलब मैंने लैंड का टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया है, मैंने लैंड नहीं बेचा है, क्योंकि लैंड बेचने से वो शेड्यूल 3 में चला जाता है, मतलब कि वो न तो वो सप्लाई होगा, मतलब नाइदर एज गुड्स नॉर एज सर्विसेज, मतलब उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी के बाहर रहेगा वो। तो इसलिए वो लैंड और बिल्डिंग का ये अलग से दिया है कि अगर हम लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। जैसे लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड, अगर मैंने लीज पे दे दिया यूज़ करने के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। नाउ सेकंड है आपका एनी लीज और लाइसेंस, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। मैंने कोई बिल्डिंग दिया लीज पे और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, या उसको लेटिंग आउट मैंने भाड़े पे दे दिया, इंक्लूडिंग अ कमर्शियल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो या रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होना चाहिए। रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स रहने के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एग्जम्पशन में कवर है। तो रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स दिया हो फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली, तब वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कवर्ड हो जाएगा। शॉप लेट आउट एरिया इन अ बिजी मार्केट एरिया, मतलब शॉप को भाड़े में दिया बिजी मार्केट एरिया में, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट कंप्लीट। थर्ड है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड्स। अगर मैंने कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस किया है कुछ दूसरे पर्सन के कुछ गुड्स में, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। क्या होगा एग्जाम्पल, दमानी डाइंग हाउस डाइज द क्लॉथ गिवन बाई शुभम टेक्सटाइल्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। ये दमानी डाइंग क्या करता है, गुड्स डाई करता है किसका, शुभम टेक्सटाइल का जॉब वर्क बेसिस पर, डाई करके वो उसको वापस दे देता है शुभम टेक्सटाइल को। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स किसका है, शुभम टेक्सटाइल का है, उसमें क्या किया दमानी डाइंग ने, क्या किया, सिर्फ क्लोथ को डाई किया है, डाई करके उसको वापस दे दिया। तो इसका ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। Now transfer of business assets, fourth number point. Goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or under directions of person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, whether or not for consideration.
गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर बिजनेस एसेट का कोई गुड्स है जो कि हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं या डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं बाय डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, मतलब जो बिजनेस कैरी कर रहा है उसके डायरेक्शन में, तो वो अगर उस एसेट का पार्ट नहीं बनेगा वेदर नॉट फॉर ए कंसिडरेशन, तब वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। मतलब वो गुड्स अब मेरे को बिजनेस में चाहिए नहीं, उसको मैंने बेच दिया हो या मतलब उसको कूड़ा के भाव, उसको चाहे बिना पैसा के चाहे पैसा के उसको छोड़ दिया हो, ठीक है, तो वो आपका क्या बोल रहा है, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब छोड़ दिया हो या ट्रांसफर कर दिया हो, तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। सेकेंड है गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस बाय और अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज, मतलब बिजनेस के लिए गुड्स था, उसको मैंने प्राइवेट यूज़ में ले लिया और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज़ एनी पर्पज़ अदर देन बिजनेस, मैंने किसी को दे दिया जो वो अदर देन बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, तो क्या होगा, जो पर्सन बिजनेस चला रहा है वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन, उस गुड्स को माना जाएगा कि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मतलब कि कोई गुड्स है, मैंने उसको बिजनेस यूज़ के लिए दिया है लेकिन वो बिजनेस यूज़ नहीं हो रहा है, उसके अलावा अगर उसमें मतलब वो प्राइवेट यूज़ के लिए पुट टू यूज़ हो गया है या अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, तब वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। जैसे एग्जांपल, अरुणोदय अ सोल प्रोप्राइटर ओन्स अ लैपटॉप यूज फॉर मेकिंग ऑफिस प्रेजेंटेशन। अरुणोदय एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, वो लैपटॉप खरीदा कि हम ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाएंगे, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर दिया वो लैपटॉप को अपने सन के पास, मतलब अपने बेटा को दे दिया ताकि वो स्कूल का प्रोजेक्ट बनाए, तो डेट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। Goods, third, goods forming part of assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person, मतलब गुड्स उस एसेट का पार्ट है उस बिजनेस का जो कि जो पर्सन जो कैरी करता था, मतलब जैसे सपोज कीजिए कंपनी है कोई, तो कंपनी में कुछ गुड्स है, तो लेकिन अब वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं है, मतलब वो पर्सन लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, तो इसका मतलब वो जो गुड्स था अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाई पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। वो सप्लाई कब करेगा, बिफोर, इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन के मतलब क्राइटेरिया से बाहर होने के पहले उसको ट्रांसफ़र करेगा, तब वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। जैसे एग्जांपल है, अरुण अ ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, अरुण एक ट्रेडर है, वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है, तो एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शेल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, तो इसका मतलब जो भी गुड्स बचा हुआ है वो कहा जाएगा कि वो गुड्स सप्लाई कर रहा है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, मतलब यहाँ तो हम एक ट्रेडर है तो हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं और स्टॉक में जो बचा हुआ है उसको हम मान लेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन अगर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफ़र होता है, जैसे आप कंपनी बोल सकते हैं, बेसिकली कंपनी एलएलपी ये सब होता है कि गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफ़र होता है, मतलब गोइंग कंसर्न बिजनेस होता है, चलते रहता है, जैसे आप तो पढ़ी है आपका सीपीटी में हो चाहे 12 में, गोइंग कंसर्न क्या होता है कि वो चलते रहता है हमेशा, कहीं बंद नहीं होता है ऐसा माना जाता है जनरली। तो कौन से क्या क्या होते हैं, कंपनीज होते हैं, एलएलपी होते हैं, ये सब होते हैं, गोइंग कंसर्न होता है। तो वैसा बिजनेस जो ट्रांसफ़र हुआ है एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को, वो सीजर्स टू बी अ फॉल अंडर दिस क्लोज, मतलब ये आपका सप्लाई नहीं होगा। ट्रांसफ़र होता तब वो होगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रांसफ़र होता है गोइंग कंसर्न तब वो सप्लाई नहीं होगा। सेकंड, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। सेकंड क्या हो गया कि बिजनेस जो है वो कैरी कर रहा है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सपोज कीजिए कोई बिजनेस का मालिक था या कुछ था, वो मर गया है या उसका केसेस चल रहा है कुछ, तो मेरे बदले में मैंने उसको रिप्रेजेंट मतलब अपॉइंट किया कि तुम देखो मेरे बिहाफ में, या कोर्ट में अगर कुछ केसेस चला तो उसको तुम रिप्रेजेंट करो, तो मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, तो इसका मतलब वो इस क्लॉज में फॉल नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट है ए नंबर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप समझ ही गए, आप कोई जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप उसको रेंट में दिए, भाड़ा में दिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। जैसे रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया। सेकंड हो गया रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस का कोई प्रिसिंक्ट्स है, मतलब पास जगह है जो, वो आप उसको दिए भाड़ा पर। या प्रॉपर्टी ऑफ एन, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिए हैं भाड़ा पर
फोर्थ, परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग, वेंडिंग या डिस्पेंसिंग मशीन्स। अगर आप कोई जगह यूज़ करने दिए हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग, मतलब रखने के लिए, क्या रखने, डिस्पेंसिंग मशीन वगैरह रखने के लिए जगह यूज़ करने दी है, वो सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हुआ या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल लीजिए, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या कोई उसका पार्ट बना रहे हैं, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली, मतलब आपका इंटेंशन है कि आप उसको बेचेंगे, वेयर द इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब क्या हुआ कि आपका इंटेंशन है उसको बेचना, लेकिन अगर आपको पूरा कंसिडरेशन मिलता है इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, मतलब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उस समय तक तो आपका टैक्स लगेगा, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप, मिलने के बाद अगर आप कोई फ्लैट या अगर आप कोई बिल्डिंग या कुछ अगर आप सेल करते हैं, तो उस केस में आपका जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सपोज कीजिए कोई पुराना ही आपका कोई बिल्डिंग कोई फ्लैट आपने खरीदा था, बिल्डिंग बन रहा था, प्रोजेक्ट बन रहा था आपका, और आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो वो आपका कंटिन्यूइंग नेचर का आपको जीएसटी पे करते रहना पड़ेगा। लेकिन वो और सीसी मिलने के बाद भी आपको, जब तक कि आपका वो पूरा पैसा कंप्लीट नहीं होता है, उसमें आपको जीएसटी लगेगा इवन आफ्टर सीसी। लेकिन अगर कोई नया पेमेंट होगा, कोई नया फ्लैट आपने बुक किया आफ्टर इशुएंस ऑफ सीसी, मतलब आफ्टर सीसी रिसीव करने के बाद में आपने कोई नया फ्लैट अगर बुक किया है, तब उसमें मेरा जीएसटी नहीं लगेगा। डेट इज कॉल्ड सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड जो होगा, मतलब उसको अपने सेल बोल देते हैं, तो सेल बेसिकली सप्लाई में कवर नहीं होता है, मतलब सेल ऑफ लैंड, तो वो सप्लाई आपके जीएसटी से बाहर हो जाएगा बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, या फर्स्ट ऑक्यूपेशन, दोनों में से एक, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले जो आपने बुक किया है, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल क्या है, राठी ब्रदर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट्स एग्रीड फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ पर यूनिट। राठी बिल्डर ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट, जिसका एग्रीड कंसिडरेशन कितना, 1.2 करोड़ पर यूनिट। 90 लाख पर यूनिट वेयर रिसीव्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन। तो 90 लाख सपोज कीजिए उसको मिल गया बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी और बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन, और बैलेंस जो है उसको कंप्लीशन के बाद मिलेगा। ठीक है, वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज में फॉल कर गया, इसमें आपका फॉल कर जाएगा वो, क्योंकि आपने डिसाइड किया था 1.2 करोड़ मिलने का, तो वो आपको 90 लाख पहले दे दिया सर्टिफिकेट के, जो मैंने अभी आपको बताया, और बैलेंस जो है 90 उसके बाद में देगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड अंडर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। आर्किटेक्ट जो होगा वो इसमें कवर होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। चार्टेड इंजीनियर जो होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लाइसेंस सर्वेयर जो है लोकल बॉडी का, और टाउन और विलेज और डेवलपमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी, लाइसेंस सर्वेयर होना चाहिए लोकल बॉडी का, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। सी नंबर है टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग और इंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब आईपीआर। अगर टेम्पोररी ट्रांसफर है उसका तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, परमानेंट ट्रांसफर एग्जम्प्ट होता है। टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, पेटेंट राइट अगर टेम्पोररी ट्रांसफर है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर का ये कुछ भी होगा तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। एग्जाम्पल है सुविधा सॉल्यूशंस डेवलप्स एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ बिजनेस, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया सुविधा सॉफ्टवेयर ने, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। नाउ फिफ्थ, agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act। ये बहुत खतरनाक लाइन है ये, क्योंकि पहले ये जैसे आपको बताया था कि ये कवर था सप्लाई में, मतलब 7D में कवर था ये, तो ये बहुत टिपिकल होता था ये इसको प्रूव करना, क्योंकि अब ये इसको अलग कर दिया तो क्या है, पहले मेरा सप्लाई में फॉल करेगा तब मेरा इसमें आएगा। लेकिन उसमें भी अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे केबल ऑपरेटर एग्जाम्पल दिया है कि सखाराम हैज़ इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर, सखाराम अगर केबल ऑपरेटर के साथ में एग्रीमेंट में इंटर किया, आत्माराम केबल ऑपरेटर, तो केबल ऑपरेटर सखाराम इंटर किया एग्रीमेंट, सखाराम जो है वो केबल ऑपरेटर आत्माराम के साथ में इंटर किया एग्रीमेंट में, क्या कि सखाराम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शंस इन द स्पेसिफाइड एरियाज वेयर आत्माराम इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शंस। तो सखाराम आत्माराम के साथ में क्या इंटर किया एग्रीमेंट में कि वो केबल कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा उस स्पेसिफाइड एरियाज में जहाँ पे आत्माराम
केबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन कम्पीट एग्रीमेंट हो गया, और ये नॉन कम्पीट एग्रीमेंट हो गया तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। ठीक है। सेकंड होगा लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर सपोज कीजिए सप्लायर को मैंने बोला कि अगर आपको इतना दिन के अंदर में आपको सामान को भेजना है मेरे पास में, और एग्रीमेंट है उसका, तो अगर उसने नहीं भेजा तो हम उससे लेट डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट करेंगे। तो वो लेट डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। मतलब एग्रीइंग टू डू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, इस फ्रेज में कवर्ड हो जाएगा। थर्ड है नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई फॉर लिविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लिविंग अ जॉब। नोटिस पे रिकवर्ड जो एम्प्लॉई से करेगा एम्प्लॉयर बिफोर लिविंग अ जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस, मतलब सपोज कीजिए कहीं भी आप जॉब करते हैं तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। मतलब आपको जॉब छोड़ने के समय में कि आप 2 महीना और काम कीजिएगा। अचानक से तो आप कहीं जॉब छोड़ेंगे नहीं कोई भी कंपनीज में, तो कंपनी बोलता है कि मेरे यहाँ आप 1 महीना काम कीजिए या 2 महीना काम कीजिए, 60 डेज काम कीजिए, तो वो नोटिस पीरियड होता है। तो लेकिन सपोज कीजिए कि आपने नोटिस पीरियड पूरा नहीं सर्व किया, मतलब आपने 30 दिन नहीं काम किया हो या 60 दिन जो भी आपका नोटिस पीरियड रहेगा उस कंपनी में आपने सर्व नहीं किया हो, तो अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो कंपनी आपसे कुछ पैसा डिडक्ट कर लेगा, आपके सैलरी का पार्ट हो या जो भी होगा। तो वो जो डिडक्ट करेगा या वो जो इनकम होगी कंपनी की वो नोटिस पे कहलाता है, और तो वो नोटिस पे जो रिकवरी होगा इनकम का उस पर जीएसटी लगेगा, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो कहा जाएगा। लेकिन अभी ये जो आपका नोटिस पे वाला जो एग्जांपल है ना, ये बहुत अभी टिपिकल है, मतलब इसमें भी बहुत बहस चल रहा है कि इसमें जीएसटी लगेगा या नहीं। तो अभी आप एग्जांपल दिया है क्योंकि आपके बुक्स में तो आप समझ लीजिए कि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो तो आपको अभी पढ़ना नहीं कि क्या होगा फ्यूचर में नहीं होगा, लेकिन अभी ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कवर्ड है। एफ नंबर पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। मतलब आपको राइट हम दे दिए हैं गुड्स यूज करने के लिए फॉर एनी पर्पस, तो वो मशीनरी गिवन ऑन हायर, तो वो आपका हो गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना। तो केबल ऑपरेटर सखाराम जो है वो एंटर किया केबल ऑपरेटर आत्माराम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको केबल कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करना है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरियाज में जहाँ पे आत्माराम केबल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट हो गया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कंस्टिट्यूट हो जाता है। उसी तरह से लेट डिलीवरी चार्जेस जो है हम रिकवर कर रहे हैं सप्लायर से, अगर सप्लायर टाइम पर फुलफिलमेंट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो डिलीवरी चार्जेस रिकवरी जो हम करेंगे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। नोटिस पे रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लिविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लिविंग अ जॉब। एम्प्लॉय जब भी कोई जॉब करता है तो वहाँ पे उसका एग्रीमेंट होता है कि आपको ये जॉब करना है, इस समय के लिए जॉब करना है, तो जो भी एग्रीमेंट होता है तो आपको पता है वो शेड्यूल 3 में फॉल करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सपोज कीजिए कि वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ना चाहता है, तो हर कंपनीज में हर कहीं भी आप काम कीजिए आपको एग्रीमेंट होता है कि आप 2 या 3 महीना 1 महीना सर्व करना पड़ता है आपको एट द टाइम ऑफ आप लिविंग द जॉब। तो सपोज कीजिए कोई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको 30 दिन नोटिस पीरियड सर्व करना है, लेकिन आपने क्योंकि अपोजिट कंपनी से आपको ऑफर आया कि आपको 15 दिन में ज्वाइन करना है, आपने बोला कि ठीक है। तो आप जब 15 दिन में आपकी प्रीवियस कंपनी को आप छोड़ेंगे तो आपको तो 30 दिन काम करना था, लेकिन आप 15 दिन में छोड़ रहे हैं, तो आपको 15 दिन का जो पैसा होगा कंपनी पूरा नहीं देगा, वो आपको रख लेगा 15 दिन का पैसा। तो वो नोटिस पे रिकवरी है कि आपने सर्व किया नहीं इसलिए मैंने आपका पैसा रख लिया, जो आपको एक डिटरमाइन अमाउंट होता है। तो वो जो पैसा होता है डेट इज़ वो उस एम्प्लॉयर का इनकम हो गया, मतलब कंपनी का, तो उसके ऊपर में जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। एफ है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। अब राइट टू यूज़ कोई भी गुड्स आप देते हैं कोई भी पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, तो वो सर्विसेज हो जाता है। जैसे मशीनरी गिवन ऑन हायर, मशीनरी आप दिए हायर पे। नाउ नेक्स्ट है कंपोजिट सप्लाईज, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कंपोजिट सप्लाई में क्या क्या है, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मतलब क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन इंस्टॉलेशन फिटिंग आउट इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशन रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन ऑल्ट्रेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये सारे चीजें होंगे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वेदर इज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स होगा, या तो गुड्स के फॉर्म में या कुछ अदर फॉर्म में, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कहलाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस। कोई सप्लाई करते हैं सर्विसेज की तरह से या सर्विस के पार्ट की तरह से, और इन एनी मैनर व्हाट्सएवर ऑफ गुड्स, या गुड्स को सप्लाई करते हैं कोई भी तरीका से, बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक।
या फूड के फॉर्म में, या एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, कोई भी आर्टिकल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मतलब ह्यूमन अपने खाने पीने के लिए, और एनी ड्रिंक, वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। 7, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन या रेसिडेंट एसोसिएशन जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ पर्सनस है, अगर वो अपने मेंबर को ट्रांसफर करता है, कोई गुड्स सप्लाई करता है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। जैसे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने, संस्कृति सोसाइटी की रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने एसी सप्लाई किया अपने मेंबर लोग को कंसेशनल प्राइस में, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को एक चीज़ जानना था इसमें, ये आपका शेड्यूल 2 था, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है क्या, टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी। टेनेंसी राइट्स भी आपका वो लैंड राइट्स वाले में ही कवर होगा। टेनेंसी राइट क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में पगड़ी सिस्टम बोलते हैं अपने, कि टेनेंट मैं हूँ, मैं कोई जगह किसी का यूज़ कर रहा हूँ, टेनेंट है, तो वो टेनेंट क्या करता है, उसके पास में टेनेंसी राइट होता है कि वो एक पर्टिकुलर पीरियोडिक पेमेंट करते जा रहा है, तो वो टेनेंट हो गया। तो अब क्या करेगा, सपोज कीजिए कि वो उस जगह को छोड़ रहा है, तो उसके पास में वो राइट रहता है कि वो अपना राइट रहने का जगह को वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसमें उसको जो इनकम होगा तो वो भी शेयर करेगा और ओनर को भी वो देगा, मतलब उसको भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि टेनेंट छोड़ चला गया, टेनेंट को कोई मतलब नहीं है, तो टेनेंट को भी फ़ायदा होगा और ओनर को भी पैसा मिलेगा, तो वो टेनेंसी राइट हो गया। या ऐसा भी होता है कि अगर उस टेनेंट को हटाना है ओनर को, तो वो क्या करेगा, उसको एक लमसम अमाउंट देगा कि ये जगह खाली कर दो, तो उसके लिए वो जो लमसम राइट देगा वो भी टेनेंसी राइट हो गया। तो ये जो पैसा उसको दिया जा रहा है टेनेंसी राइट्स बोल करके, वो उसका इनकम हो गया, उसमें जीएसटी लगेगा। ये क्लैरिफाई किया है सीबीआईसी ने। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं शेड्यूल 2 आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेड्यूल 3 कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैसे क्या टैक्सेबिलिटी होगा क्या नहीं होगा, वो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप एक बार क्लास को देखिए, समझिए, आपको नहीं समझ में आए, मैसेज बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेल आईडी है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आए आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। आप पूछिए, नहीं समझ में आए शेयर कीजिए, दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मैं नवंबर से लाइव बैचेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नवंबर 2020 से, तो आप लोग कोई भी चाहते तो आप इनरोल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।